नमस्ते, मेरा नाम जसवंत कुमार है। तो आज चलिए हम समय में एक छलांग लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं हिंदी साहित्य के उस समय में जिस समय को आज हम आदिकाल कहते हैं। यह समय 10वीं शताब्दी से लगाकर 14वीं शताब्दी के बीच का समय है और इस समय हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी गई थी। तो यह समय किस प्रकार से आदिकाल नाम से जाना गया और इस समय में किस प्रकार के साहित्यकार थे, किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन पर ही मुझे और आगे इस तरीके की वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी। तो हम हिंदी साहित्य युग एक नाम अनेक क्यों? सीधा सा सवाल है कि यह एक युग है और इसके इतने सारे नाम क्यों हैं। हम देखते हैं और हमने पढ़ा भी होगा, जो हिंदी साहित्य पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि आदिकाल के नाम विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं। तो इसका क्या कारण है कि कोई इसको आदिकाल बोलता है, कोई इसको बीजोपन काल बोलता है, कोई इसको चारण काल बोलता है। तो हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि इस एक युग के इतने सारे नाम क्यों हैं और क्या ये नाम सही बैठते हैं या नहीं। तो जब हम आदिकाल की बात करते हैं तब आदिकाल में हम देखते हैं कि उस समय का जो वातावरण था, उस समय की जो प्रवृत्तियाँ थी, उसमें कितनी विविधता थी। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से परिस्थितियां हैं जो आदिकाल को विविधता प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं कि उस काल में धार्मिक साहित्य भी लिखा गया, रासो साहित्य भी लिखा गया, लौकिक साहित्य भी लिखा गया। आदिकाल जो है वो हिंदी साहित्य की शुरुआत माना गया है। तो इस शुरुआत में आदिकाल में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ थी और यही शुरुआत एक विवादास्पद शुरुआत थी। क्यों? क्योंकि इसके अनेक कारण हैं। उस समय कोई एक चीज़ प्रारंभ नहीं हो रही थी। आदिकाल के समय हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का साहित्य, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, तो इन सब के कारण एक विवाद की स्थिति थी। तो हमारे हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार है, जो साहित्य इतिहास लेखक है, उनके मन में भी ऐसे अलग अलग विचार आते थे कि किस प्रकार का नाम आदिकाल को दिया जाए ताकि वो एक फिट नाम बैठ सके उस ढांचे में जो उसकी विविधता दर्शाता है। जब हम आदिकाल की परिस्थितियों की बात करते हैं तो यह राजनीतिक उथल पुथल और संघर्ष का समय था। उस समय राजा आपस में लड़ाइयाँ करते थे, मार काट करते थे और इस बात को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी बोला है कि यह अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का समय था। तो उस समय की परिस्थितियों के बारे में जानने के बाद और उस समय के साहित्य के बारे में जानने के बाद हमारे मन में ये सवाल उठता है कि उस साहित्य का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल क्यों दिया था। तो उस समय राजाओं और योद्धाओं की जो वीरता की प्रशंसा करने वाली वीर गाथाएँ थी, जो उस समय का एक प्रमुख साहित्यिक रूप था। इसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल दिया क्योंकि उस समय के राजा महाराजाओं के साथ युद्ध करने चारण जाते थे और उन्हीं चारणों ने उस युद्ध को अत्यधिक बढ़ाव चढ़ाव के साथ उसका वर्णन किया और राजाओं की प्रशंसा की। तो वो एक साहित्य राज दरबार में वीर गाथा काल के नाम से जाना गया। और हम देखते हैं कि रासो काव्य में ऐसे ही काव्य की रचना है जिसमें राजाओं का बढ़ चढ़ के वर्णन किया गया है, जैसे पृथ्वीराज रासो है, बीसलदेव रासो इत्यादि। नामकरण को लेकर जो महाविवाद हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आदिकाल में एक नाम है और एक काल के कई नाम दिए गए हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा नाम सही बैठता है और किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया, उसका क्या कारण था, उसके क्या तर्क रहे होंगे जिसके कारण उन्होंने अपने आदिकाल के अलग अलग नाम दिए। तो विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए और वो किसी एक नाम पर तो सहमत नहीं थे।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन्होंने चारण काल नाम दिया, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि उस समय चारणों ने रासो काव्य अत्यधिक मात्रा में लिखा था, इस कारण ग्रियर्सन ने उनका नाम चारण काल दिया। अब मिश्र बंधुओं की बारी आती है, तब उन्होंने इस काल का नाम प्रारंभिक काल दिया, क्योंकि किसी भी साहित्य की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, उस हिसाब से प्रारंभिक काल। और महादेव और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम बीजवपन काल दिया, क्योंकि बीजवपन किसी भी चीज़ का, हम जैसे कोई पेड़ होता है उसका बीज बोते हैं, तो इसी तरीके से साहित्य का बीज भी आदिकाल में बोया गया, इसलिए उन्होंने इसका नाम बीजवपन काल दिया। राहुल संकृत्यान ने इनका नाम सिद्ध सामंत काल दिया, क्योंकि वहाँ सिद्ध मिलते हैं हमको और सामंत तो रासो काव्य में मिलते ही है, तो इन दोनों को मिलाकर सिद्ध सामंत काल नाम दिया। इसके अलावा इसका और नाम अभ्रंश काल भी दिया गया, क्योंकि अभ्रंश संधि काल भी दिया गया। तो इन सब नामों के बीच हम देखते हैं कि कौन सा नाम ऐसा है जो सही तरीके से होगा। और ये जो नाम दिए गए हैं, इन नामों में इतनी असहमति क्यों है? असहमति तो कारण तो हमें पहले ही पता है कि इस साहित्य की विविध धाराएं हैं, कोई एक धारा नहीं है, साहित्य अलग अलग धाराओं में बटा हुआ है। तो इन विविध धाराओं के कारण इनके अलग अलग नाम दिए गए। तो हम सबसे पहले उन नाम विविध धाराओं, साहित्यिक धाराओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य आदिकाल की धाराओं में सबसे पहला नाम सिद्ध साहित्य का आता है। उस समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक सिद्ध साहित्य लिखा गया। सिद्ध साहित्य में, सिद्ध और नाथ साहित्य में हम देखते हैं कि गूढ़ प्रथाओं और सामाजिक आलोचना पर केंद्रित रहा, और ये आध्यात्मिक कविता लिखते थे। ये जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, उनका ग्रस्त जीवन से कोई वास्ता नहीं था, इसलिए ये ग्रस्त जीवन, जो उस समय की गूढ़ परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उन पर गहरा प्रहार करते थे। और अंतर्मन जो योग और जो मुद्रा के साथ अपने साहित्य की बात करते थे। इसके बाद आते हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य में सबसे, इसका नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला जो नाम आता है वो पृथ्वीराज रासो का आता है। पृथ्वीराज रासो का नाम हर किसी ने सुना ही होगा। चंद्रवरदाई नाम के चारण कवि द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। पृथ्वीराज जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे महान राजाओं में इनका नाम लिया गया है। पृथ्वीराज चौहान नाम से, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था, जो उनके जीवन का जो संघर्ष है, युद्ध है, उन सब का वर्णन बड़ा चढ़ाकर चारणों ने किया है, तो उसका वर्णन इसमें देखा गया है। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का युद्ध और कई श्रृंगार रस की भी इसमें उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो पृथ्वीराज रासो इसी तरीके से बीसल देव रासो और अन्य रासो लिखे गए हैं, जिसमें राजाओं और युद्ध का महामंडन किया गया है। इसके बाद आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जो सेकुलर साहित्य देखा गया, जिसमें धर्म का कोई वास्ता नहीं है, इसमें लोक जीवन में जो चीज़ें घटती थी उसके बारे में सांसारिक विषयों पर केंद्रित साहित्य है। इसमें अमीर खुसरो की रचनाएं जैसे कि पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने इत्यादि और विद्यापति। इसके अलावा हम जब राजस्थान में कुछ लौकिक साहित्य की बात करते हैं तो ढोला मारू की दोहा वगैरह इस तरीके का साहित्य लिखा गया था। इसके बाद युग के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम पहले साहित्य के बारे में बात कर लिया, उनकी साहित्य में जो विधाएं थी अलग अलग, उनके बारे में बात कर लिया, उन साहित्य के अलग अलग परिस्थितियों के बारे में, प्रवृत्तियों के बारे में बात कर लिया। अब युग के जो कवि हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जिस तरीके से नामकरण में एक विवाद था, उसी तरीके से हिंदी के प्रथम कवि में भी एक विवाद देखा गया। तो उस जैसे प्रथम कवि के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। पहला जो सबसे हिंदी साहित्य में सर्वमान्य मत है वो यह है सरहप्पा का। सरहप्पा को राहुल संकृत्यायन ने पहला हिंदी कवि माना है और इनका समय 769 ईस्वी है। उसके बाद गोरखनाथ की बात करते थे, नाथ परंपरा के संस्थापक है और इनकी जो समय सीमा है वो 11वीं शताब्दी है। और इसके बाद चंद्रवरदाई का नाम आता है जो पृथ्वीराज रासो के लेखक है। ये पहले महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य हिंदी साहित्य का। इनकी रचना 12वीं शताब्दी की है
इसके बाद अमीर खुसरो, इनका साहित्यिक जीवन 13वीं-14वीं शताब्दी में देखा गया। ये लौकिक कविता लिखते थे और पहेलियों के वर्णनेता थे। तो ये आदिकाल के प्रमुख कवियों की बात हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सब विवादों से परे ऐसा कौन सा नाम है जिस नाम को हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा सर्वसम्मति से माना गया। तो हम देखते ही हम आदिकाल बोलते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आदिकाल ही इसका पहला और आखिरी अंतिम ऐसा नाम है जो सर्वमान्य है। हालांकि शुक्ल का वीर गाथा काल भी माना गया है, पर वो केवल कविताओं पर केंद्रित था, अन्य धाराओं की उन्होंने अपेक्षा कर दी। सिद्धनाथ साहित्य को उन्होंने धार्मिक साहित्य बोलकर अलग कर दिया। तो वीर गाथा काल के साथ जाना इतना उचित नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया। आदिकाल नाम तटस्थ और समावेशी सभी साहित्यिक धाराओं को समाहित करता है। इसका तात्पर्य यही है कि आदिकाल नाम से हमारे जो जितने भी विविधता और जो धाराओं की विविधता है उसको एक साथ जोड़ने में मदद मिलती है। इसमें इस कारण इसका नाम आदिकाल दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं ने ये बोला है कि इस आदिकाल से तात्पर्य किसी आदिम प्रवृत्ति से नहीं है। ये भ्रम ज़्यादातर पैदा होता है, पर इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आदिकाल का मतलब है आदिम प्रवृत्ति। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। हम किसी भी चीज़ के प्रारंभ करते हैं तो उसको आदि बोलते हैं। तो इस समय हिंदी काल में विभिन्न विधाओं, साहित्यिक प्रवृत्तियों, लेखकों, भाषा इत्यादि की जो प्रारंभ हुआ उस काल का नाम आदिकाल दिया गया। इसमें हम देखते हैं कि अपभ्रंश से हिंदी भाषा के विकास हुआ, तो हिंदी भाषा का प्रारंभ देखा गया। दोहे का प्रारंभ हुआ, विभिन्न छंदों का और प्रारंभ हुआ, मुक्तक रचनाओं का प्रारंभ देखा गया है। और मुक्तक के साथ साथ महाकाव्य देखे गए हैं, चंपू काव्य देखे गए हैं, मुक्तक काव्य देखे गए हैं, इसलिए इसका नाम आदिकाल रखा गया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। हाँ।